मैं जरा शेख अब्दुल रहमान साहब को भी चर्चा में ले लूं। वहां के एक्स एमपी हैं। रहमान साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। जो जहां पे श्रवण गर साहब ने अपनी बात खत्म की, मैं वहीं से शुरू कर रहा हूं। अच्छी ये बात। एकदम से ये दहशतगर्दी एकदम से ये फ्लेयर अप क्यों हो गई है? भाई पिछले 7 साल से, मान लीजिए पहले तो नेहरू की सरकार थी, ठीक है, नेहरू साहब ने सब उल्टा पुल्टा कर दिया। 7 साल, 7.5 साल से तो हुकूमत एक केंद्र सरकार में एक पार्टी की है। 3 साढ़े 3 साल आपने सरकार वहां चलाई स्टेट में। पिछले 2 ढाई साल से आप केंद्र सरकार डायरेक्टली वहां हुकूमत चला रही है लेफ्टिनेंट गवर्नर के तहत। ये उसके बाद एकदम से क्यों फ्लेयर अप हुआ है? रहमान साहब, आपको क्या लगता है, ये स्पॉन्सर्ड है, क्या है, क्यों हो रहा है? असल में ये इसकी जो जड़ है वो 370 दफा के साथ जुड़ती है। आर्टिकल 1 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसमें लिखा गया है कि इट्स ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। ये कोई एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट नहीं है। इस रियासतें जो हैं ये इस रियासतों को मिलाकर एक यूनियन बनाई गई है। तो ऐसी सूरत में रियासतों के इख्तियारात ज्यादा होते हैं। तो पहले ही रियासतों के इख्तियारात स्नैच कर लिए गए थे। जो बाकी बचे थे, प्रेजेंट गवर्नमेंट जो है उसने जो पिछले 2 3 4 5 7 सालों में जो सिलसिला शुरू किया है उसमें उन्होंने रियासतों के इख्तियारात स्नैच करने शुरू किए हैं। जैसे पूरे मुल्क के अंदर उन्होंने जीएसटी लागू कर दिया। जो रियासतों के इख्तियारात थे वो मरकज में चले गए। एजुकेशन पॉलिसी सेंटर से बनाई गई, जो एजुकेशन जो है स्टेट का सब्जेक्ट है। इसी तरीके से बाकी जो रेवेन्यू है, ये जमीनों के कानून है, ये सेंटर बना रहा है। तो हर मामले में सेंटर जो है। और अब तो 2 दिन पहले की बात है कि जब इन्होंने 50 किलोमीटर सरहदों से जो है वो बढ़ाया, बीएसएफ को इख्तियारात दे दिए। तो ये एक तरह से रियासतों को वंचित करके, और वो जो पूरा पुराना तस्वर है आरएसएस का, जिसको गुरु गोलवालकर जी ने कई बार जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था इंडिया का, उन्होंने उनके लेख में पढ़ा करता था। तो उन्होंने तो ये कहा था कि रियासतें भी नहीं बनानी है, रियासतों की जरूरत नहीं है। रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन जब बना था तो उस पर उनकी कमेंट आया था कि 5 जोन बनाने चाहिए, वेस्टर्न जोन, नॉर्दर्न जोन एंड सदर्न जोन एंड ईस्टर्न जोन और सेंट्रल जोन। 5 जोन बना लिए जाने चाहिए। रियासतों की ये तश्कील ही जो है गलत है। हालांकि इसमें डिफरेंट कल्चर बसते हैं, डिफरेंट लोगों की आदतें हैं, डिफरेंट लोगों के जोग्राफियाई हालात हैं, डिफरेंट किस्म के मौसम हैं, और कुदरती सारे ढांचे को जो है तहस नहस करके तो आप जोनों में इसको बांट करके चला नहीं सकते। लेकिन रियासतें भी बन गई, और रियासतों को जो इख्तियारात दिए गए थे उसके तहत जम्मू कश्मीर की असेंबली को, जो एक क्लास स्टेट थी, इनको भी इख्तियारात दिए गए थे कि एक कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनाकर ये अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाएं, जिस तरह बाकी एक क्लास स्टेट्स को पूरे हिंदुस्तान में मिले थे। लेकिन बाकी रियासतों ने यूनानिमसली ये फैसला कर लिया और ये सेंटर को इख्तियार दे दिया कि जो सेंटर का कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा हमें वो मंजूर है। लेकिन जम्मू कश्मीर कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जो बनी थी, जो 52 में बनी, 51 में बनी, और उन्होंने 56 में कंप्लीट अपना कॉन्स्टिट्यूशन किया, और 26 जनवरी 1957 को उसको लागू कर दिया जम्मू कश्मीर पर। और उस कॉन्स्टिट्यूशन के तहत वो 2-3 चीजें जो हैं जो मैं वजाहत करना चाहता हूँ। नंबर 1 कि हिंदुस्तान के साथ जम्मू कश्मीर का रिश्ता जो है वो जज्बाती भी है, और बाकी मामलात के अलावा बुनियादी तौर पर इस रिश्ते के 3 बड़ी वजूहातें, 3 बड़ी दस्तावेजात हैं जो डॉक्यूमेंट्स हैं। वो है एक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, एक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू कश्मीर, एक महाराजा हरि सिंह जी के इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। तो जब ये 2019 के अंदर अगस्त 5 तारीख को ये 370 खत्म कर दिया और 35A खत्म कर दिया गया, तो ऐसी हालत में जहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन जो रिटर्न हो गया, और जो रिश्ते के लिए जो अहम कड़ी थी 370 और 35A, उसको खत्म कर दिया गया। और
इन दोनों चीजों को खत्म करने के बाद एक ही दस्तावेज रहती है जो महाराजा हरि सिंह जी का इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन है। लेकिन महाराजा ने दस्तखत करने से साथ ही उसमें नोट किया है, उसी इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सचेंज पर नोट किया है कि 3 सब्जेक्ट्स का मैं इल्हाक करता हूं। जब कबायलियों का हमला हुआ 22 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर पर 1947 को, तो उस वक्त फौज जो काम आ गई कुछ बागी हो गई और वो पाकिस्तानी इन्वेडर्स के साथ मिल गई, और ऐसी हालत में मरकज से जम्मू कश्मीर सरकार ने मदद मांगी। मरकज ने ये कह दिया, जवाहरलाल जी नेहरू उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने ये सब करने के बाद कहा कि आपने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर दस्तखत ही नहीं किए हैं, आप हमारा हिस्सा नहीं बनते, तो हम कैसे फौज भेजें आपकी मदद के लिए। तो ऐसे तारीख में 26 अक्टूबर 1947 को महाराजा हरि सिंह ने जिस दस्तावेज पर दस्तखत किए, जो वाहिद दस्तावेज इस वक्त वैलिड है, और उसमें 3 सब्जेक्ट्स का ही उन्होंने लिखा हुआ है कि सिर्फ डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स और कम्युनिकेशन के बारे में सेंटर को इख्तियार देता हूं मैं। बाकी हर हाल में रियासत जम्मू कश्मीर जो वो अपने तौर पर उनका अपना निज़ाम होगा, अपनी सिस्टम होगा, अपनी इंडिपेंडेंस होगी। तो ऐसी हालत में उसका एक तरह से ये सेल्फ गोल किया है इन लोगों ने कि जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के तहत जम्मू कश्मीर एक हिस्सा था और जो कंडीशंस थी उनको वेव कर दिया। जो जम्मू कश्मीर का कॉन्स्टिट्यूशन था जिसमें यहाँ के इलेक्टेड मेंबर्स ने इल्हाक की तस्दीक की थी, रेक्टिफाई किया था उसको कि हम हिंदुस्तान के हिस्सा हैं, उन दोनों को तो रिजेंट कर दिया। और ऐसी हालत में एक ही महाराजा की दस्तावेज रहती है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, और उसमें तो 3 सब्जेक्ट्स का ही इल्हाक किया था, बाकी मामलों में तो स्टेट को इंडिपेंडेंट रखने की शर्त लगाई थी। ऐसी हालत में जम्मू कश्मीर के साथ ये ज्यादती करना जो है, इसका बराह रास्त असर है जो आजकल आप कहते हैं कि हालांकि सारा मीडिया जो है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया जो है, वो इस वक्त लगा हुआ है कि जम्मू कश्मीर के बारे में गलतफहमियां फैलाई जाए। जम्मू कश्मीर एक वाहिद रियासत है जहां पर बेकारी बहुत कम है, और यहाँ कोई भुखमरी नहीं है, यहाँ कोई झुग्गी झोंपड़ी नहीं है। बाहर के लोग यहाँ झुग्गी झोंपड़ी बनाते हैं, मध्य प्रदेश के लोग आकर के, बिहार के लोग आकर के, छत्तीसगढ़ के लोग आकर के झुग्गी झोंपड़ी में बसते हैं, लेकिन रियासत का कोई बाशिंदा अपने मकान के बगैर नहीं है, कोई बेजमीन नहीं है। लैंड ऑफ द टिलर का जो 1952 में फैसला किया था शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब ने कि जो काश्त करता है वही उसका मालिक होगा, और उसको मालिक बना दिया गया था। तो यहाँ कोई लैंडलेस आदमी है नहीं। इसके मुकाबले में गुजरात जो है बहुत पीछे है। गुजरात के अंदर भुखमरी भी होती है, गुजरात के अंदर बेकारी भी है, गुजरात के अंदर झुग्गी झोंपड़ी भी है, जहां आज तक कोई स्टारवेशन से डेथ नहीं हुई जो बाकी रियासतों में हुई है। करप्शन के लिहाज से अगर नंबर 1 पर तो बिहार को करार दिया है, जिसमें बीजेपी के लोग भी शरीक हैं गवर्नमेंट के अंदर नीतीश साहब के साथ, तो वहां पर उसको करप्शन में नंबर 1 पर करार दिया गया है। लेकिन जम्मू कश्मीर में उसके मुकाबले में कम करप्शन है, जम्मू कश्मीर में जो डेवलपमेंट है वो ज्यादा है, जम्मू कश्मीर में बेकारी कम है, जम्मू कश्मीर में स्टारवेशन डेथ्स कोई नहीं हुई है, जम्मू कश्मीर में कोई बेमकान और बेजमीन नहीं है, जम्मू कश्मीर में किसी तरीके का इस तरह का भेदभाव नहीं है। ऐसी हालत में मुझे लगता है कि सारा मीडिया जो है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया खासूसी तौर पर, वो इसमें पीछे लगा हुआ है कि बस ये 2019 के बाद ही अब तरक्की का दौर शुरू हो गया। हालांकि यहाँ पर तरक्की का नामो निशान नहीं है। जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उनमें 4 एडवाइजर हैं, जिनमें से एक को अब छुट्टी कर दी गई, उनके करप्शन का केस निकला, और 2 एडवाइजर हैं और एक गवर्नर साहब हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब हैं, मनोज सिन्हा जी। तो इनकी हालत ये है कि कोई किसी की सड़क नहीं बन रही है, कहीं कहीं पानी नहीं बन रहा है, कहीं लोगों के प्रॉब्लम हल नहीं हो रहे हैं, लोगों के मसाइल जो हैं ज्यों के त्यों पड़े हुए हैं, और एक अफरा तफरी का आलम है। और ऐसी हालत में सारा मीडिया, नेशनल मीडिया जो है, वो ये कहता है कि यहाँ पर बड़ी सुख शांति है और यहाँ पर तरक्की का दौर शुरू हो गया है, वगैरह वगैरह। ये सब चीजें जो हैं ये इसका रिएक्शन है। और ये भी कहा गया था कि मिलिटेंसी कम हो गई है, तो अब मिलिटेंसी अगर बढ़ रही है तो उसका क्रेडिट भी लेना चाहिए इनको। तो ऐसी हालत में
कि जो सिलसिला है तो ये दिल्ली से शुरू हो गया है और उसकी शाखें यहाँ का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उस कॉन्स्टिट्यूशन, जम्मू कश्मीर कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिखा हुआ है और सेंट्रल कॉन्स्टिट्यूशन में भी है, जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है उसके अंदर लिखा हुआ है कि अगर कोई तब्दीली, कोई नया कानून पास होता है तो रियासत की कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली उसको रिकमेंड करेगी तो तब होगा। फिर रियासत कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का लेजिस्लेटिव असेंबली बना दिया गया, लेजिस्लेटिव असेंबली का फिर गवर्नमेंट बना दिया गया, और उसी आड़ में जो है अपने वहां से भेजे हुए गवर्नर जो है, नामजदा गवर्नर हैं, उनकी तरफ से रिकमेंडेशन लेते हैं और यहाँ गवर्नर रूल कर देते हैं, यहाँ की असेंबली तोड़ देते हैं, और ये एक सिस्टमेटिक ढंग से सारा कुछ हो रहा है। ऐसी हालत में ये इसका नतीजा कुदरती तौर पर जो निकलना था जो निकल रहा है, लेकिन इसके लिए दानश्वर आप जैसे लोगों को ये जिम्मेदारी है कि आप लोग सही रास्ते पर इस मुल्क को रहनुमाई करें ताकि ये जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का एक हिस्सा भी बना रहे और इसके अंदर डेमोक्रेसी बरकरार रहे। और ये एक कश्मीर का, जो जम्मू कश्मीर को कहा जाता था इंडिया का ताज है, इस ताज को हम संवारने के बजाय इसको हम खराब कर रहे हैं और इसके अंदर तबाही और बर्बादी के बीज बो रहे हैं। ऐसी हालत में मुझे लगता है कि इससे ज्यादा कोई इस मुल्क के साथ गद्दारी नहीं हो सकती कि इस रियासत के अंदर इस तरह का निजाम कायम किया जाए, इस तरह की जोर जबरदस्ती की जाए। मैं रहमान साहब आपके पास आपसे एक अंतिम समझ के लिए, ये डेमोक्रेसी, देखिए कुछ भी कह लिए, जमहूरियती सोल्यूशन है, वहां के लोगों को ही डिसाइड करना है। ये प्रोसेस कब शुरू होगा, आपको कुछ अंदाज है? क्योंकि हम लोगों को बार बार लगता है कि नहीं अगले 6 महीने में चुनाव होंगे, अगले 6 महीने, कोई इंडिकेशन कहीं, कुछ कानाफूसी? ऐसा लगता है कि ये सिर्फ दिखावा है लोगों के लिए। अभी तक जमहूरियत को बहाल होने का यहाँ कोई नामो निशान मिलता नहीं, क्योंकि इसको डिलिमिटेशन कमीशन के साथ जोड़ कर रखा गया है कि जबकि पार्लियामेंट ने ही अटल जी के वक्त में, जब वो प्राइम मिनिस्टर थे, तो 2026 तक बैन लगाया था, कोई सीट नहीं बढ़ सकती। तो अब डिलिमिटेशन कमीशन बनाकर यहाँ सीटें बढ़ा रहे हैं, कोई आगे पीछे कर रहे हैं, तो वो कंप्लीट ही नहीं होना है और इसलिए अभी जल्दी उम्मीद नहीं है इलेक्शन होने की। लेकिन जितनी देर तक ये सिंगल हैंडेडली दिल्ली से हैंडल करते रहेंगे और जिस तरह की पॉलिसीज का अभी जिक्र किया अनुराधा जी ने और दूसरे साथियों ने कि कम्युनल पोलराइजेशन करके चुनाव जीतने की बात है, तो अगर इसी के लिए पाकिस्तान के साथ भी झगड़ा करना है, पाकिस्तान के साथ भी कोई बात नहीं करनी है, यहाँ के लोगों के साथ कोई बात नहीं करनी है, यहाँ के लोगों की कोई जो वैल्यू, आवाज की कोई वैल्यू नहीं है, तो ऐसी हालत में ये मुल्क के लिए नुकसानदेह है और सिर्फ जम्मू कश्मीर के लिए नहीं, ये पूरे मुल्क के लिए नुकसानदेह है। जी जी, रहमान साहब बहुत बहुत शुक्रिया।